नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप प्रजापति आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो हम बातचीत कर रहे हैं बीएससी बीएड से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम आप लोगों के इम्पोर्टेंट डाल रहे हैं और बहुत बढ़िया संख्या में अभी तक जो पेपर हुए हैं लगभग ये मान के चलिए लगभग परसेंट आप लोगों को सी सेक्शन के तो तीनों तीनों क्वेश्चन मिल रहे हैं। और जो 10 ए पार्ट में क्वेश्चन आते हैं उसमें सात आठ डेफिनेशन सेम टू सेम मिल रही है। बी सेक्शन के जो क्वेश्चन है हम 10 डाले, चार पाँच क्योंकि आप लोगों को 5 ही करने होते हैं, तो इतने क्वेश्चन बिल्कुल सेम मिल रहे हैं। इसका मतलब लगभग 100% पेपर आप लोगों का बिल्कुल डिटो मिल रहा है। इससे ज़्यादा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं अभी तो। और वैसे भी मैं बोलता हूँ कि सी सेक्शन के अगर तीनों क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं और वो आप तैयार हैं तो बहुत अच्छी आप लोगों की हेल्प हो जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से पीछे के जो पेपर है आप लोगों ने देखे होंगे। हमारे भी जो पीछे के क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल सेम आ रहे हैं, उनका कंपेरिजन करते हुए आप लोगों ने इतना तो अब समझ लिया होगा कि कितनी हेल्पफुल है ये क्लासें आप लोगों के लिए। तो बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, लगातार हम आप लोगों के लिए ये चीज़ें उपलब्ध करवाते रहेंगे। और एक जो लगातार चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, आपके पेपर से 2 से 3 दिन पहले आराम से आप लोगों को सभी यूनिट मिल जाएंगी। आप टेंशन फ्री रहिए, जब तक जितनी यूनिट आप लोगों को जब मिल जाती है उसको लिखिए, तैयार रखिए और उसको अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए आज हम बातचीत कर रहे होंगे बीएससी बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर की आज हम बात करेंगे। पेपर जो सेकंड है उसके लिए, तो जब तक ये वीडियो आप लोगों के पास आएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग पहले कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए अपलोडिंग ये बाद में होगी, तो आप लोगों का फर्स्ट पेपर हो चुका होगा, आपने मिलाया भी होगा कितना महत्वपूर्ण ये रहेगा। और ये मान के चलिए सेकंड पेपर में से जो क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें ये बता दिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बिल्कुल 100% पेपर मिलेगा आप लोगों को, ये अब मेरा विश्वास है पूरा का पूरा। चलिए बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड की ये यूनिट नंबर 4। और आज आप लोगों के लिए हेल्प के लिए एक छोटा सा काम ये कर रहा हूँ कि 4 नंबर और 5 नंबर दोनों यूनिट में एक साथ आप लोगों के लिए ये अपलोड कर दूंगा। तो आज के वीडियो में आप लोगों को 4 नंबर यूनिट और 5 नंबर यूनिट दोनों एक साथ मिल जाएंगे। थोड़े बहुत ए सेक्शन के क्वेश्चन है उनका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें है, फेराडे के नियम क्या है। जहां से ये चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट होता है, फेराडे के नियम की एप्लीकेशन पर ही ये पूरा का पूरा लगभग चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से ये पूछा गया है कि क्या फेराडे के नियम क्या है। तो फेराडे के नियम आप लोगों को पता होगा कि जब किसी कुंडली के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसके फ्लक्स में जो परिवर्तन आ रहा होता है, उस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये आप लोगों का पहला नियम है। और जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो कितना होता है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो किसी कुंडली में अगर समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये आप लोगों का फैराडे का पहला नियम है। और दूसरा नियम है, जो फ्लक्स विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो कितना होता है, डी फाई बाई डी टी। ठीक है। और यहां पर माइनस का साइन यूज किया जाता है, वो बताया था लेंज ने। लेंज के नियम के अकॉर्डिंग यहां पर माइनस का साइन लगता है। तो पहले जो जितना नियम है फैराडे का वो ये है, ये वाला, कि पहला तो ये हो जाएगा कि समय के सापेक्ष जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है उस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या हो जाएगा, जो कुंडली रहेगी उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अगर परिपथ बंद है तो ये प्रेरित धारा इसको बोला जाता है और इसको प्रेरित विद्युत वाहक बल बोला जाता है। दूसरा जो होगा, जो विद्युत वाहक बल का जो मान रहेगा वो कितना हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी के बराबर आ जाएगा। दूसरा ये इसी में है लेंज का नियम। लेंज के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस का साइन यूज किया जाता है, ये माइनस का साइन जो होता है। तो लेंज का नियम जो होगा, पहली चीज तो इसमें ये याद रखनी है कि ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इस वर्ड को आपको याद रखना है, ऊर्जा संरक्षण पर। और ये बोलता है कि जो ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इस या प्रेरित धारा जो होती है इसकी दिशा सदैव इस प्रकार रहती है कि ये उन कारणों का विरोध करता है जिनके कारण इनकी क्या हुई है, उत्पत्ति होती है। तो ये पहले दोनों क्वेश्चन आप लोगों के थे, लेंज का नियम और फैराडे के नियम। उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर आप लोगों ने पहले भी नहीं पढ़े हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें विस्थापन धारा क्या है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये एम्पीयर के नियम जो होता है वो संधारित्र वगैरह पर लागू नहीं होता। तो दो संधारित्र जोड़कर, ये जो संधारित्र होंगे, मान लो ये संधारित्र है, तो इस संधारित्र यहां जो रहेंगे, ये जो इस संधारित्र के अंदर जो होगा वो जो चार्ज ट्रांसफर होता है यहां अंदर,
इस पर एम्पीयर नियम नहीं लागू होता। एम्पीयर नियम मैं आगे बताऊं आप लोगों को, पहले भी बता दिया होगा। तो इस संधारित्र के अंदर जब पैराविद्युत होता है या यहाँ जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा होता है उस पर एम्पीयर नियम लागू नहीं होता। तो ये जो चार्ज ट्रांसफर होगा उसके कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसको क्या बोला जाता है, विस्थापन धारा बोला जाता है। तो ये आप लोगों के तीनों क्वेश्चन थे पार्ट ए में। पार्ट बी में जो क्वेश्चन डाले हैं वो है, पहला क्वेश्चन है स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के बारे में पूछा गया है। आप लोगों को दोनों चीजें याद रखनी है इसमें, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, स्व प्रेरण क्या होता है, स्व प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, कंप्लीट इस चीज को। हालांकि इसमें जो रिलेशन होता है उस चीज को भी आप लोगों को याद रखना कि एल बराबर जो होता है वो कितना होता है, रूट m1 और m2। अगर ए पार्ट में ये पूछा जाता है तो डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग याद रख सकते हो कि दोनों के अंदर रिलेशन जो होगा। दूसरा है रेले विधि के द्वारा आपको स्व प्रेरकत्व का मान ज्ञात करना है। एक्सपेरिमेंट है ये आप लोगों का, तो ये आप लोगों को इसमें एक क्वेश्चन डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डाला जो मैंने है वो है कि कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन यदि ए से बी में है तो आप लोगों को ये प्रूफ करना है कि क्यू बराबर होगा n/r a माइनस बी। ए और बी क्या है, फ्लक्स जो होगा परिवर्तन ए से बी के अंदर आ रहा होगा। तो ये जो मैंने अभी बताया था लेंज का नियम, उसके अकॉर्डिंग इस चीज को प्रूव किया जाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो -d/dt के बराबर आता है। अगर इसमें फेरों की संख्या जो है वो n है तो कितना आ जाएगा, E बराबर -n/dt के बराबर आ जाएगा। तो ये विद्युत वाहक बल है। और यहां से अगर हमें किसका मान ज्ञात करना है, धारा का मान ज्ञात करना है, आई धारा का मान ज्ञात करना है, तो आई बराबर कितना आ जाता है, V/T। तो यहां से आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, ये सॉरी V/R। तो ये आ जाएगा विद्युत वाहक में अगर R का मान भाग दिया जाता है तो ये आ जाएगा n/r d/dt के बराबर आ जाएगा। अगर इस धारा को अगर हम देखो, हमें आवेश निकालना है, Q की वैल्यू याद करनी है, तो धारा को क्या लिख सकते हैं, dq/dt। dq/dt का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, इस I को लिखा है तो ये आ जाएगा -n/r d/dt के बराबर आ जाएगा। यहां से देख सकते हो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dq बराबर कितना आ जाएगा, यहां से हमें क्या कर देना, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं हम लोग 0 से q में कर लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे dq का तो क्या आ जाएगा, आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। इसका हमें फ्लक्स की दे रखा है मान, देखो a से b में परिवर्तित होना है, तो लोअर लिमिट इसकी क्या ले लेनी हमें, a, और अपर लिमिट क्या ले लेनी है, b। तो ये आ जाएगा -n/r, और डी फाई है तो फाई इसका क्या हो जाएगा, समाकलन, और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब ये माइनस का साइन है, अगर अंदर डालोगे तो क्या आ जाएगा, Q बराबर n/r a माइनस b। जो हमें प्रूफ करना है बिल्कुल ये आ जाएगा। तो इसको प्रूफ कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बार बार पूछा जाता है, छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। आप लोगों को लेंज के नियम या फेराडे का नियम जो हम लिखते हैं, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका जो मान आएगा -d/dt के बराबर आता है। अगर इसमें फेरों की संख्या n है तो क्या लिख लेना है, एप्सिलॉन बराबर कितना आ जाएगा, -n/d/dt। क्योंकि विभव आप लोग ये रख सकते हो कि v बराबर क्या इतना होता है, IR। यहां से अगर धारा का मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, V/R आ जाएगा। तो ये जो विद्युत वाहक बल है ये वोल्टता है, और यहाँ विद्युत वाहक बल है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को दोनों में विद्युत वाहक बल और वोल्टेज जो है दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होगा क्या होगा। तो विद्युत वाहक बल यहाँ अगर यूज कर रहे हैं, धारा का मान I निकालते हैं तो I आ जाएगा ε/r, इसका मान अगर रख देते हैं। अब dt से dt यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब आप लोगों ने देख लिया होगा ये dt कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी dt कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को इंटीग्रेशन करना होगा a से b में, यहाँ से इंटीग्रेशन कर देना 0 से q में। तो दोनों को जब सोल्व कर रहे होगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इस माइनस को अंदर भेजोगे तो जो हमें प्रूव करना है वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मैक्सवेल्स की चारों समीकरण लिखनी है। जितना इंपॉर्टेंट आप इसको लगा सकते हो उतने लगा लो, चाहे 100 बार लगा लो, 10 बार लगाओ। देखो मैक्सवेल की 4 समीकरण होती है और चारों समीकरण आप लोगों को क्रम से याद रखनी है, ठीक है। पहला होता है गाउस का नियम, जो विद्युत क्षेत्र के लिए यूज किया जाता है, उस नियम पर आधारित रहेगी। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो लिखते हैं उस पर आधारित रहेगा, चुंबकीय फ्लक्स के लिए।
अगर आप देखें तो ये गाउस का नियम होगा, या इसको मैं लिख सकता हूं ये विद्युत फ्लक्स के लिए दिखाई देगा, विद्युत फ्लक्स के लिए, और ये चुंबकीय फ्लक्स के लिए होता है। तीसरा पॉइंट अगर देखें तो ये फैराडे के नियम पर आधारित होती है, तीसरी समीकरण जो है। और चौथी समीकरण जो होती है वो एम्पियर नियम पर आधारित होती है। तो ये समीकरण है, अगर आप क्रम से याद करना चाहते हो तो ये 4 वर्ड याद कर लो पहले कि विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे का नियम और एम्पियर का नियम। अब यहां से क्या होता है कि इस सेक्शन में जो है वो फैराडे का नियम आप लोगों का सबसे पहले जो मैंने बता भी दिया था। तो फैराडे के नियम पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहां से ये पूछा जा सकता। यहां से क्या करना है आप लोगों को, इन तीनों के फॉर्मूले चारों के फॉर्मूले लिखने, उस पर इनका अवकलन रूप और समाकलन रूप जो आप लोग गोस, डाइवर्जेंट और करल पद में उनकी सहायता से आप लोग इन चीजों को चेंज करते हो। तो गाउस विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखनी है, उसका फॉर्मूला लिखना है, फिर इसको चेंज करना है। इसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स का भी लिखना है। चुंबकीय फ्लक्स का तो इजी है भाई, चुंबकीय फ्लक्स में एक चुंबक में क्या होता है कि जितनी बल रेखाएं एक सिरे से निकल रही होती हैं उतनी भी दूसरे सिरे में प्रवेश कर रही होती, तो टोटल बी जीरो कर देना, वहां से इसका आंसर आ जाता है। तीसरा फैराडे का नियम जो मैंने बताया था उस पर आ जाएगा। चौथा एम्पियर नियम पर आ जाएगा। पहले इनकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आप लोगों को उनका फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूले को उनका अवकलन और समाकलन रूप दोनों चेंज करने हैं। देखो मैं थोड़ा सा फैराडे का नियम चूंकि मैंने अभी बताया है, टाइम थोड़ा कम लगेगा तो मैं उस चीज को लिख लेता हूं। ये लिखा जाता है E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहां से आप लोगों को विद्युत वाहक बल को चेंज कर लेना है और इस फाई को चेंज कर लेना है इंटीग्रेशन की फॉर्म में, और वहां से दोनों वैल्यू रखनी है। तो इंटीग्रेशन जैसे ही आ जाएगा वो आपकी समाकलन रूप आ जाएगा, और वहां से जो चेंज करके आप जो पर में यूज करनी होगी डाइवर्जेंट फॉर्म यूज होगी, उस डाइवर्जेंट थ्योरम को यूज करके आप लोगों को किस में लिख लेना है, अवकलन रूप में लिख लेना है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, पक्का क्वेश्चन मिलेगा ये इस पार्ट से, यही एक बड़ा क्वेश्चन बनता है जो आप लोगों के लिए आएगा। तो ये आप लोगों की है यूनिट नंबर 4, बहुत मतलब इस फैराडे के नियम पर आधारित है। जो मैंने क्वेश्चन बताते हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलना, इतने क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं, और बाकी यूनिट के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो आपकी यूनिट नंबर जो 4 है ये हो गई। अब मैंने इस ही के साथ में डाल देता हूँ यूनिट नंबर 5, ताकि आप लोगों को बार बार वेट ना करना पड़े। चलिए, अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख भी लिए होंगे, जो मैंने समझाए उतनी चीजें समझ भी ली होगी, बहुत अच्छी हेल्प आप लोगों की हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 की। ये है आपकी यूनिट नंबर 5। चलिए, यूनिट नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएमडब्ल्यू जो है उसके लिए लिखा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए अभिलाक्षणिक गुण आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए अभिलाक्षणिक गुण आप लोगों को बताने हैं। तो उत्पन्न कैसे होती है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है, तो एक जो तरंगे जनरेट होती हैं वो लंबवत होती हैं, उस प्रकार के जो अभिलाक्षणिक गुण आप लोगों को इसमें बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें बूस्टर रूल, बूस्टर सूत्र आप लोगों को बताना है इसमें, जो यूज किया जाता है शायद म्यू बराबर 10 फाई के रूप में, उन चीजों को आप लोगों को लिखना है। पार्ट बी जो है इसका, इस पार्ट बी में पहला क्वेश्चन है कि आयन मंडल से अपवर्तन और परावर्तन की क्या करनी है, आप लोगों को व्याख्या करनी है। किसके लिए, तो ये जो पूरी यूनिट है ना, जो कि यूनिट नंबर 5 है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है उन्हीं पर बेस है। तो इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए आयन मंडल से अपवर्तन और परावर्तन की क्या करनी है, आप लोगों की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो क्या होगा, उसको डिफाइन करना है, और उसके लिए क्या शर्त रहेगी। और तो मैं बता चुका हूं ना, ये जो यूनिट है आप लोगों की ईएमडब्ल्यू पर, इसी पर आधारित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर, इसी पर बेस्ड है। तो इस चीज के लिए ये सारी चीजें पूछी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ई और बी दोनों के लिए, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए इसमें परिसीमा प्रतिबंध बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये हो जाएंगे सेक्शन बी के। सेक्शन सी में जो 2 क्वेश्चन डाले हैं वो है, एक तो पॉइंटिंग सदिश क्या है, भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें यही है, पॉइंटिंग सदिश बार बार पूछा जाता है, इसका आंसर भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि पॉइंटिंग सदिश क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का इसमें है फ्रेनेल संबंध क्या है, तो वो आप लोगों को तैयार करना है। तो ये आप लोगों की थी यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। मुझे उम्मीद रहेगी कि इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को डिटो मिलेंगे, आप लोग इतने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे। और जो 4 नंबर यूनिट है वो तो लगभग मैंने पूरी एक्सप्लेन नहीं कर दी, बाकी जो है क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोगों का, इसलिए आप लोगों को आंसर तो इसके मिल ही जाएंगे, आप लोगों को पहले से भी थोड़े बहुत तैयार होंगे। और बाकी जो यूनिट रहेगी आप लोगों की
1 2 3 जो आप लोगों की है वो बहुत जल्दी आप लोगों तक मिल जाएगी। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को तैयार रखें। धन्यवाद। जय हिंद।